everyone and welcome back to my channel Law After College. Today is the fourth class of the series that we have started where we cover some of the important cases of the year 2024. Today the case that we are going to cover is Mineral Area Development Authority versus Steel Authority of India. Now this case is a very important case for your CLAT PG 2025 exam. काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले इस केस को पढ़ा होगा और उन्हें ये केस थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे लगा होगा. इस लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझा सकूं कि बेसिकली ये जो केस है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है दैट इट माइट गेट अ प्लेस एज अ पैसेज इन योर क्लैट पीजी एग्जाम. इस केस में बेसिकली इंडियन जुडिशरी का क्या स्टैंस रहा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस. नाउ दिस केस इज अ वेरी गुड केस ऑन सब्जेक्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. 9 जज बेंच थी यहाँ पे एंड द डेट ऑफ जजमेंट इज 25 जुलाई 2024. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस केस और हम स्टार्ट करेंगे 7th शेड्यूल से. 7th शेड्यूल की बहुत सारी एंट्रीज है जिसका डिस्कशन हुआ है इस केस में. MMDR एक्ट के सेक्शन 9 का डिस्कशन हुआ है. 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस है जिनका डिस्कशन हुआ है. इन सब को हम देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि केस में क्या हुआ है, तो आपके लिए इस पूरे केस को समझना आसान हो जाएगा. ठीक है, तो 7th शेड्यूल में देखो आपको पता होगा कि 7th शेड्यूल ही हमारा लिस्ट सिस्टम की बात करता है जहाँ पे आपके पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपको मिल जाती है. इसके अंदर अलग अलग एंट्रीज दी गई है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे और उन्हीं कुछ एंट्रीज पे क्या होता है, जैसे लिस्ट में जो भी एंट्रीज है उस पे यूनियन हैज़ द पावर, जो भी स्टेट लिस्ट की एंट्रीज है उन सब्जेक्ट्स पे स्टेट हैज़ द पावर. काफ़ी बार क्या होता है, ये जो पावर्स है यूनियन और स्टेट के बीच ये ओवरलैप हो जाती है और यही हमारा जो इंडिया का फेडरलिज्म है कि यूनियन के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है और कैसी ऐसी कंडीशंस है कि जहाँ पे एट द एंड यूनियन इज स्टैंडिंग. बिकॉज व्हाट वी से इन इंडिया इज दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस इन इंडिया. वी हैव फेडरलिज्म बट वी ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बेस इन इंडिया. तो ये पूरा फेडरलिज्म पे एक केस है. यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, माइंस के ऊपर, मिनरल राइट्स के ऊपर पावर्स जो है वो ओवरलैप हो रही थी पार्लियामेंट यानी कि यूनियन और स्टेट के बीच में. एंड फाइनली दिस केस हैज कम अप टू बी अ लैंडमार्क जजमेंट on the subject of mineral rights. Okay, starting with union list entry 54. Entry 54 हमें रेगुलेशन की पावर देती है. किसे पावर देती है? यूनियन को रेगुलेशन की पावर देती है. किस चीज़ के रेगुलेशन की? माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट की. किस एक्सटेंट तक रेगुलेट किया जा सकता है? उस एक्सटेंट तक जहां सच रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, सो पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट के एक्सटेंट तक यूनियन को पावर दी गई है कि वो माइंस और मिनरल डेवलपमेंट को रेगुलेट कर सकता है. सिमिलरली जब हम स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं, सेम पावर स्टेट को भी दी गई है, रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट. लेकिन यहाँ पे इस पावर को काय से सब्जेक्ट कर दिया गया है? सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ लिस्ट 1. यानी कि अभी हमने जो एंट्री 54 का प्रोविजन देखा उसके सब्जेक्ट में स्टेट के पास ये पावर है कि आप रेगुलेट कर सकते हैं माइंस और मिनरल डेवलपमेंट को. उसके बाद आ जाओ स्टेट लिस्ट की ही एंट्री 50 पे. एंट्री 50 बोलती है टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन विच इज इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ रिलेटिंग टू मिनरल डेवलपमेंट. ओके, तो अब यहाँ पे हमको ये एंट्री पढ़ के समझ में आता है कि स्टेट के पास एक अलग से स्पेसिफिक एंट्री दी गई है जहाँ पे स्टेट के पास ये पावर दी गई है. इट हैज़ द पावर टू टैक्स ऑन मिनरल राइट्स बट इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट? इट इज सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशंस विच आर इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ. ठीक है, लॉ होना चाहिए जो लिमिटेशंस इम्पोज करे एंड दैट लॉ शुड बी रिलेटेड टू मिनरल डेवलपमेंट. ओके, उसके बाद आ जाओ एंट्री 49 ऑफ लिस्ट 2 में. एंट्री 49 बात करती है टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स. ठीक है, तो वन ऑफ द इशू दैट वी विल सी इन दिस केसेस कि स्टेट के पास ये राइट है कि वो लैंड पे टैक्स लगा सकता है. तो क्या इस लैंड में मिनरल बेयरिंग लैंड्स भी आएंगे और फिर जो मिनरल्स वहाँ से प्रोड्यूस होंगे क्या उस पर भी स्टेट टैक्स लगा सकता है? तो दैट वाज वन ऑफ द इशू इन दिस केस. वी विल डील विद इट. उसके बाद MMDR एक्ट है आपका 1957 का. उसका सेक्शन 9 बात करता है रॉयल्टीज़ के बारे में और रॉयल्टी भी एक इशू है इस केस का. तो वो आगे हम डील करेंगे कि कैसे रॉयल्टी हैज़ कम अप टू बी एन इशू इन दिस केस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आपको 2 केस पता होने चाहिए. सबसे पहला केस है इंडिया सीमेंट वाला. ठीक है, ये जो केस है इसका पूरा नाम ये यहाँ पे लिखा है इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. 1989 का केस है. यहाँ पे 7 जज बेंच थी. उसके बाद केस है केशोराम इंडस्ट्रीज वाला. ठीक है, जहाँ पे 5 जज बेंच मिलती है आपको. यहाँ पे बेसिकली ये 2 केसेस का रेफरेंस इसलिए दिया गया है कि इंडियन सीमेंट वाला जो केस था उसके अंदर ये कहा गया था कि रॉयल्टी इज अ टैक्स. ठीक है, और केशोराम इंडस्ट्रीज वाला जो केस था वहाँ पे कहा गया था कि रॉयल्टी
is not a tax. And the basic reasoning that was provided in Kesoram Industries after so many years, 1989 का ये केस है और ये जो आपका केस है ये 2004 का है. So after so many years, so first of all, India Cements was a 7-judge bench case and Kesoram was a 5-judge bench case. But still, Kesoram Industries came and gave this reasoning, which is very funny to note, that इंडिया सीमेंट्स में जो जजेस हैं वो यही कहना चाहते थे कि रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स. लेकिन इंडिया सीमेंट्स में जजेस के पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक टाइपोग्राफिकल एरर हो गया जिसके कारण वो नॉट को यूज़ नहीं कर पाए. बेसिकली वो कहना यही चाहते थे कि रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स. ठीक है, अब 2004 में ये जजमेंट आ गई. उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी स्टेट्स क्या करने लगे, अपने हिसाब से टैक्स लगाने लग गए मिनरल राइट्स के ऊपर, मिनरल बेयरिंग लैंड्स के ऊपर, और अलग अलग स्टेट्स अपने अलग अलग लॉस निकाल रहे थे. वैसे ही बिहार का एक लॉ था, बिहार कोल माइनिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1992 और रूल्स ऑफ 1994. इसे फिर चैलेंज कर दिया गया पटना हाई कोर्ट में और पटना हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया और इस एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया. फिर वहाँ से इस केस को रेफर किया गया 9-जज बेंच को और जो बेसिक सवाल था वो यही था कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ द स्टेट टू टैक्स माइंस एंड मिनरल्स एंड व्हाट इज़ द करेक्टनेस ऑफ द केसोराम इंडस्ट्रीज केस. ठीक है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, 9-जज बेंच का ये केस है, इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर है. ये 7 शेड्यूल की कुछ एंट्रीज है जो हमने पढ़ ली. इस एंट्रीज को याद रखना, इस एंट्रीज को समझ के रखना, तभी केस अच्छी तरह समझ पाओगे. MMDR एक्ट का सेक्शन 9 हो गया. उसके बाद हमने 2 केसेस देख लिए, इंडिया सीमेंट्स और केसोराम इंडस्ट्रीज. ये केसेस इंपॉर्टेंट है. एंड देन हमने समझ लिया कि बेसिकली डिबेट कहाँ से चालू हुई. केसोराम इंडस्ट्रीज का जजमेंट आया, उसके बाद स्टेट्स अपने अपने लॉस निकालने लग गए और एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएटेड था इस सब्जेक्ट के ऊपर विच वॉज रिलेटिंग टू माइंस. उसके बाद फिर हमारे पास अब आ जाओ 5 इश्यूज निकल के आते हैं इस केस में. सबसे पहला इशू है, हमने स्टेट लिस्ट की एंट्री 50 पढ़ी. एंट्री 50 क्या करती है, टैक्स की पावर देती है ना, टैक्स ऑन मिनरल राइट्स. ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस विच आर इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट. तो सबसे पहला इशू आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंट्री 50 ऑफ स्टेट लिस्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ स्टेट्स टू टैक्स मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन. सेकेंड इशू फिर ये आ जाता है कि एंट्री 54 में, यूनियन लिस्ट की जो एंट्री 54 है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं रेगुलेशन के बारे में, है ना, रेगुलेशन ऑफ माइंस के बारे में. आप अपनी बेयर एक्ट खोल के भी देख सकते हो. और एंट्री 54 जो है यूनियन लिस्ट की, वहाँ पे पार्लियामेंट लिमिटेशंस इम्पोज कर सकता है, किसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में. तो क्या लिमिटेशंस इम्पोज किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा और उसका क्या एक्सटेंट या क्या स्कोप हो सकता है, दैट वाज वन ऑफ द इशू. थर्ड इशू वाज, इज रॉयल्टी अ टैक्स. ठीक है, केसोराम इंडस्ट्रीज में हमने अभी देखा, इंडियन सीमेंट्स में क्या कहा गया कि रॉयल्टी इज अ टैक्स और केसोराम इंडस्ट्रीज में कहा गया रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स. यहाँ पे फिर से ये इशू उठा क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया सीमेंट 7-जज बेंच केस था और केसोराम इंडस्ट्रीज 5-जज बेंच केस था, तो वो ओवररूल तो नहीं कर सकता इंडिया सीमेंट्स को. तो यहाँ पे यही क्वेश्चन उठ गया फिर से कि अब 9-जज बेंच डिसाइड करेगी कि ये जो रॉयल्टी है ये टैक्स है कि नहीं है. फोर्थ इशू ये है कि जो MMDR एक्ट है, ठीक है, ये एक लेजिस्लेशन है विच इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट और हमने देखा कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन बना सकती है, वहाँ पे लिमिटेशंस क्रिएट कर सकती है स्टेट की पावर के ऊपर. तो उन्होंने कहा कि क्या जो MMDR एक्ट 1957 का देखा है हमने, वहाँ पे क्या लिमिटेशंस इम्पोज करता है MMDR एक्ट स्टेट की पावर पे. और फिफ्थ जो इशू है वो ये है कि पावर जो है स्टेट की टैक्स करने की लैंड को अंडर एंट्री 49, क्या उसके अंदर स्टेट के पास ये पावर भी है कि वो मिनरल बेयरिंग लैंड्स को भी टैक्स कर सकता है. सो दीज आर द 5 इश्यूज दैट हैव बीन रेज्ड इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट. अब इसको समझते हैं एक एक करके. ठीक है, सबसे पहला इशू क्या है, स्कोप ऑफ एंट्री 50 ऑफ स्टेट लिस्ट. ओके, इस इशू में कोर्ट ने कहा कि जो MPV सुंदरमैयर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का 1958 का जजमेंट है, वहाँ पे 7 शेड्यूल में ये कहा गया है कि स्टेट के पास ये पावर अलग से लिस्ट करके दी गई है. यूनियन लिस्ट में रेगुलेशन की पावर दी गई है, स्टेट लिस्ट में भी रेगुलेशन की पावर दी गई है, लेकिन स्टेट लिस्ट में हमें एक और एंट्री मिलती है जहाँ पे टैक्स करने की पावर दी गई है और ये बहुत ही स्पेसिफिक एंट्री है जो स्टेट को प्रोवाइड की गई है. और ये एंट्री कौन सी है, ये एंट्री है एंट्री 50. और उसके बाद अगर हम यूनियन लिस्ट के एंट्री 54 पे जाएँ तो वहाँ पे रेगुलेट करने की बात की गई है कि यूनियन जो है वो रेगुलेट कर सकता है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट को, लेकिन वहाँ पे यूनियन के पास टैक्स करने की पावर, स्पेसिफिक पावर नहीं दी गई है, जनरल पावर दी गई है. तो इसको देखते हुए ये कहा गया कि स्टेट्स के पास ही पावर है मिनरल राइट्स को टैक्स करने की. लेकिन अगर हम एंट्री 50 को ध्यान से पढ़ें, ठीक है, फिर से चलते हैं यहाँ पे हमारी एंट्रीज पे, तो एंट्री 50 ये बोलती है कि ये जो टैक्स की पावर है स्टेट्स के पास, इट इज सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशंस विच आर इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ रिलेटिंग टू मिनरल डेवलपमेंट.
ठीक है। और एंट्री 54 भी हमें यही बोलती है कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के एक्सटेंट तक यूनियन रेगुलेट कर सकता है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो बेसिकली इस इशू पे ये आया कि स्टेट के पास ये पावर डेफिनेटली है कि वो मिनरल राइट्स को टैक्स कर सकती है, लेकिन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू एनी लॉ विच इज मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड इशू आता है कि किस हद तक पार्लियामेंट लिमिटेशन लगा सकता है ऑन दिस राइट ऑफ द स्टेट। तो इस पे बेसिकली कोर्ट ने कहा कि यूनियन चाहे तो प्रोहिबिट कर सकता है स्टेट को फ्रॉम एनी पावर टू टैक्स, ठीक है, टैक्स लगाने की पावर से ही प्रोहिबिट कर देगा स्टेट को, या फिर वो ये डिसाइड कर सकता है कि प्रोहिबिट करना है और अगर करना है तो किस एक्सटेंट तक वो स्टेट को प्रोहिबिट करेगा। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजनिंग हो सकती है, वो ये है कि वो स्टेट को सिर्फ इसलिए प्रोहिबिट करेगा यूनियन ताकि स्टेट कुछ भी ऐसा ना करे जो मिनरल डेवलपमेंट है कंट्री का उसको इम्पीड करे या उसको रोके या उसको हैम्पर करे। तो उस लेवल तक, उस एक्सटेंट तक स्टेट कोई भी प्रोहिबिशन लगा सकता है, कोई भी लिमिटेशन लगा सकता है। इनफैक्ट वो प्रोहिबिट भी कर सकता है स्टेट को कि आप टैक्स ही नहीं लेंगे ऑल टुगेदर, ठीक है। सो प्रोहिबिशन ऑफ स्टेट टैक्सेशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द एक्सटेंट टू विच पार्लियामेंट कैन गो। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड इशू विच इज वेदर रॉयल्टी इज अ टैक्स और नॉट, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको रॉयल्टी समझा देती हूँ कि रॉयल्टी होता क्या है बेसिकली। तो रॉयल्टी हमारा सेक्शन 9 ऑफ MMDR एक्ट जो है वो रॉयल्टी की बात करता है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि रॉयल्टी होता क्या है। ये समझ जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि रॉयल्टी टैक्स से डिफरेंट है या नहीं है। तो मान लो एक पर्सन है रमेश और दूसरा पर्सन है लोकेश, ये दोनों एक एग्रीमेंट में आते हैं और रमेश जो है वो लैंड ओनर है, ये अपना लैंड लीज पे देता है लोकेश को और एग्रीमेंट में ये लिखता है कि जो मेरा लैंड है वहाँ पे बहुत अच्छे आयरन ओर्स मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स है, आयरन ओर्स हैं। रमेश क्या करता है, इस एग्रीमेंट में राइट्स देता है लोकेश को कि आप इस आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इस लैंड से जो मैं आपको लीज पे दे रहा हूँ, लेकिन जितना आप आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करोगे उतनी ही रॉयल्टी आप मुझे पे करोगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ आयरन ओर के हिसाब से रॉयल्टी डिसाइड होगी और उतनी रॉयल्टी आप मुझे पे करोगे, ठीक है। ये रॉयल्टी बेसिकली कैसे वर्क कर रही है, कंपनसेशन के तौर पे वर्क कर रही है कि रमेश का लैंड है, वहाँ पे लीज पे राइट्स दे दी गई लोकेश को कि आप चलिए ठीक है, आप लीज पे मेरा लैंड भी ले लो, आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो आयरन ओर्स, लेकिन जितना आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसकी रॉयल्टी आप मुझे दोगे। वहीं पे अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स जनरली एक पब्लिक अथॉरिटी लेती है, तो वो टैक्स बेसिकली रेवेन्यू रेज करने के लिए जाता है और वो रेवेन्यू यूज किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि टैक्स में पब्लिक अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे टैक्स आपसे कोई प्राइवेट अथॉरिटी नहीं लेती है, जबकि जो रॉयल्टी है वहाँ पे प्राइवेट पार्टीज के बीच में भी एग्रीमेंट हो सकता है और प्राइवेट पार्टी आपसे रॉयल्टी ले सकती है एज अ कंपनसेशन। यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर में दिस रॉयल्टी इज नॉट गोइंग। टैक्स अगर आप लेते हो तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, पब्लिक सर्विसेज क्रिएट करने में, लेकिन यहाँ पे जो रॉयल्टी है वो एज अ कंपनसेशन ली जाती है बाय द लैंड ओनर जो लैंड देता है लीज पे सामने वाली पार्टी को, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रॉयल्टी और टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और इस जजमेंट में कोर्ट ने यही कहा कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स, रॉयल्टी और टैक्स डिफरेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 9 ऑफ MMDR एक्ट में, वो रॉयल्टी को क्लियरली डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम टैक्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ इशू हमारे पास क्या है। फोर्थ इशू है वेदर जो MMDR एक्ट है वो कोई लिमिटेशन इम्पोज करता है कि नहीं। तो इस बात पे तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि आप अगर एंट्री 50 देखेंगे स्टेट लिस्ट की, वहाँ पे ये कहा गया है कि टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन इम्पोज बाय पार्लियामेंट बाय लॉ रिलेटिंग टू मिनरल डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यहाँ पे कहा गया सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशंस व्हिच इज मेड बाय पार्लियामेंट इन दैट स्पेसिफिक लॉ। तो क्योंकि MMDR एक्ट में ऐसी कोई लिमिटेशन पार्लियामेंट ने क्रिएट नहीं की है, तो जस्ट बिकॉज MMDR एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है दैट डजंट लिमिट्स द पावर ऑफ द स्टेट अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट कम्स अप विद अ लिमिटेशन, एक्सप्रेस लिमिटेशन इन द MMDR एक्ट। तो देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक लिमिटेशन दैट इज इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट इन दैट पर्टिकुलर लॉ। कोई ऐसा सेक्शन हो जो स्पेसिफिकली कह रहा हो कि लिमिट कर रहा हो स्टेट की पावर को, और बिकॉज MMDR एक्ट में ऐसा कोई भी सेक्शन, ऐसी कोई भी प्रोविजन नहीं है, इसीलिए इस इशू में कोर्ट ने कहा कि MMDR एक्ट डज नॉट लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट टू इम्पोज टैक्सेस। एंड देन देयर वाज द फिफ्थ इशू व्हिच वाज टैक्सेस ऑन लैंड्स एंड बिल्डिंग्स। तो इसका भी जवाब में कोर्ट ने कहा yes स्टेट हैज द पावर टू टैक्स लैंड्स एंड दैट इंक्लूड्स द पावर टू टैक्स मिनरल बेरिंग लैंड्स ऑल्सो। आई होप ये जो 5 इश्यूज हैं और इनके ऊपर कोर्ट ने क्या कहा ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 9 जज बेंच का ये केस था।
इसके अंदर 8:1 से डिसीजन दिया गया था। द डिसेंटिंग जज वॉज जस्टिस BV नागरत्ना and 8 judges were in the majority. And what was the decision that was provided? First of all, royalty is not a tax. Secondly, states have the power to tax mineral rights and mine bearing lands according to entry 50 of the state list. Thirdly, MMDR Act does not limit the power of states to tax mining rights. फोर्थली, एंट्री 54 में जो यूनियन के पास पावर दी गई है रेगुलेट करने की, वहाँ पे यूनियन क्या कर सकता है? यूनियन लिमिट कर सकता है टैक्सिंग पावर्स ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. फिफ्थली, एज पर एंट्री 49 of the state list, state has the power to tax land, which includes the power to tax mineral bearing lands as well. ऑलराइट, तो ये केस में बेसिकली यही सारी बातें कही गई थी. बहुत सिंपल करके मैंने कोशिश की है कि आपको ये केस समझा सकूं. अगर आपको ये केस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. इसके बाद अगर आपको हमारे चैनल से केस लॉज का स्टडी मटेरियल चाहिए, जहाँ पे आप 1950 से लेकर के 2023 तक के जितने भी बैकलॉग के जजमेंट्स हैं आपके, जो भी करने हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी केस आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लैंडमार्क जजमेंट को रेफर किया जाएगा, या फिर जो पास्ट के रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनसे भी आपके एग्जाम में पैसेजेस पूछे जा सकते हैं. तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूरी बन जाता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं या कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी बन जाती है. ये आपको चाहिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस ऑफ 599 में ये आपको मिल सकता है. उसके बाद हमारे चैनल पे मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चलती हैं. अभी टाइम कम बचा है इसलिए हमने एक और वेरिएंट निकाला है जहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ मिलती है बहुत ही मिनिमम ऑफ 629 के प्राइस में. इनमें से कुछ भी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर की लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं. देन वी कैन प्रोसीड फर्दर. टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना. इस लेक्चर की, इस केस की समरी भी वहाँ पे मिल जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो भी हमें लगता है कि आपको प्रोवाइड करने चाहिए, हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा. इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. टेक केयर एंड बाय बाय.